फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो उनमें क्या चीज़ें नहीं है यहाँ पे वो देखना है हमको, है ना। जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर्ट प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के तहत जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट है उनसे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन है कि यूजीसी एक्ट 1956 के कौन से सेक्शन या सेक्शनों में महाविद्यालय पंजीकृत होने पर यूजीसी से अनुदान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। 2F से 12V से कौन से तो ये है बोथ A and B इज द राइट। यूजीसी उन पात्र कॉलेजों को वित्तीय सहायता देता है जो धारा 2F के तहत शामिल है और यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12V के तहत केंद्रीय सहायता यूजीसी अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन रूसा का उद्देश्य इनमें से नहीं है। रूसा का उद्देश्य क्या नहीं है? उच्च शिक्षा संस्थानों का समग्र गुणवत्ता सुधारने में, उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने में, रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास सुनिश्चित करने में, या शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो रूसा है, रूसा के मुख्य उद्देश्य निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करके राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को अपनाना, शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में हायर इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना, ज्ञातव्य की रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास सुनिश्चित करना रूसा का जो है उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद क्या है? एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, एक स्वायत्त परिषद है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्था है। यह अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्वायत्त संस्था के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद एक अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्वायत्त संस्था है। यह एक सरकारी संगठन है जो मूल्यांकन और उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देता है। यह यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय तथा इसका मुख्यालय भी बेंगलोर में है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:25, 1:35, 30। तो ये कितना होना चाहिए? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में शिक्षक एवं विद्यार्थियों का मध्य जो है एक अनुपात जो होना चाहिए वो 1:30 का होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अकादमिक संस्थाओं के श्रेणीकरण के लिए दिए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग NIRF में सम्मिलित नहीं है? शोध एवं पेशेवर अभ्यास, धारणा या दृष्टिकोण, ऐतिहासिक महत्व। तो ये होगा ऐतिहासिक महत्व। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में भारत जो है हायर एजुकेशन के सभी संस्थानों को रैंक के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया जिसे 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया। NIRF में ऐतिहासिक महत्व सम्मिलित नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय और कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, प्रबंधन संस्थान, फार्मेसी संस्थान, वास्तुकला संस्थान, शोध और पेशेवर अभ्यास, धारणा, दृष्टिकोण, आउटरीच और समावेशन जैसे क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए जो है अलग रैंकिंग है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी। तो ये कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह एक ऐसी संस्था थी जो विश्व में मानव के हित में किए जा रहे अधिकारों की रक्षा करती है। यूएनओ ने इसी दिन 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो यह है साक्षरता प्रोग्राम। साक्षर भारत सम्मान साक्षरता प्रोग्राम के क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। वहीं खेल में मेजर ध्यानचंद, अर्जुन पुरस्कार आदि और शोध में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज इज कॉल्ड फेडरल यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट। तो इनमें से है फेडरल यूनिवर्सिटी। संघीय विश्वविद्यालय को कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज कहते हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 2018 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान कौन सा है? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, दूसरा मिरांडा हाउस दिल्ली, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई,
तो यहाँ पे हम देखें 2018 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग NIRF के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान मिरांडा हाउस दिल्ली को मिला है। 21 में ये भी देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज था। शिक्षा के 4 स्तंभ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था इनमें से? तो वो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार यूनेस्को द्वारा सुझाया गया था। यूनेस्को यूएनओ का एक इकाई है जिसका उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति, संस्कृति, समाज विज्ञान तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को में 193 सदस्य देश हैं। स्थापना के समय मात्र 37 सदस्य देश ही थे। उच्च शिक्षा के स्रोत एवं सोर्सेज एंड थीम्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? किसको? एल्फिंस्टन कार्यवृत्त को, मैकालेज मिनट को, वार्धा एजुकेट स्कीम को, वुड डिस्पैच को। तो ये है वुड डिस्पैच। शिक्षा पर उर्स प्रेषण, शिक्षा पर जो उर्ट घोषणा पत्र 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी तथा इसके परिणाम स्वरूप ही कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास की स्थापना 1857 में की गई तथा कुछ समय बाद देश में शिक्षा सुधार हेतु कई अन्य विद्यालयों और महाविद्यालयों की शुरुआत की गई। साथ ही प्रांतों में कई शिक्षण विभागों की भी स्थापना की गई। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन 1928 में जानकारी साझा करने और शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबंधित क्षेत्र में सहयोग द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया। इसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन 1928 में जानकारी साझा करने और शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ भी कहा जाता है। एक डीम्ड विश्वविद्यालय होने के लिए, यानी एक जो डीम्ड विश्वविद्यालय उसके होने के लिए आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आना चाहिए। अपने पाठ्यक्रम चलाने के लिए स्वायत्ता है। विश्वविद्यालय इस शब्द का प्रयोग कर सकता है। एक केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय है। एक राज्य विश्वविद्यालय तो हमें क्रमशः देखना है कि आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आना चाहिए या अपने स्वयं के विशिष्ट कोर्स को चला सकने में सक्षम होता है। वुड के घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1857 में हुई? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, बम्बई, मद्रास और दिल्ली, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली। तो वुड डिस्पैच के परिणाम के अधोलिखित वो है कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रत्येक जिला में शिक्षा विभाग खोला जाए, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा को ज्ञान दिया जाए। निम्नलिखित में से किसने या किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी? तो ये किसके द्वारा है? वुड डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। वुड्स डिस्पैच में सर्वप्रथम यह स्वीकार किया गया कि सरकार को स्त्री शिक्षा के लिए निसंकोच हार्दिक समर्थन देना चाहिए और उसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय भी करने चाहिए। दूसरा, बालिका अभ्यर्थियों को मैट्रिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा ही दी गई। दोनों में से अगर देखें तो कौन सा कथन इसमें से सही है? वुड डिस्पैच में सर्वप्रथम ये स्वीकार किया गया कि सरकार को स्त्री शिक्षा के लिए निसंकोच हार्दिक समर्थन देना चाहिए एवं उसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए तथा बालिका अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा दी जानी चाहिए। निम्नलिखित को उनके गठन क्रम कालानुक्रम व्यवस्थित करना, हार्टोग समिति, सैडलर आयोग, मैकाले कार्यवृत्त, सर्जेंट वुड, देखिए ये सब एजुकेशन से ही रिलेटेड है लेकिन इनको हमें क्रम से यहाँ पे सेट करना है। तो देखें पहले कमीशन एवं रिपोर्ट का सही कालक्रम। तो मैकाले मिनट्स जो है 1835, सैडलर कमीशन 1917, सर्जेंट प्लांट 1944, वुड डिस्पैच 54, हार्टोग कमीशन 1929। पहला है कि विधि शिक्षा के मानक स्थापित करना, दूसरा है तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, तीसरा है शिक्षक शिक्षा के मानकों का बनाए रखना। तो यहाँ पे देखिए सूची का सही सुमेलन। तो विधि शिक्षा के मानक स्थापित करना VCI, तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना AICTE, शिक्षक शिक्षा के मानकों को स्थापित करना NCTE और गुणवत्तापूर्ण और वहन करने योग्य जो चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच ये है NMC। UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री हुमायूं कबीर, श्री देशमुख, श्री M मुलगांवकर, मूलचंद शर्मा। तो ये है श्री हुमायूं कबीर। उपरोक्त विकल्पों के अनुसार UGC के प्रथम अध्यक्ष
यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष हैं श्री हुमायूं कबीर। यूजीसी के अध्यक्ष जो है दिया है, और भी श्री शांति स्वरूप भटनागर हैं, हृदयनाथ कुंजरू हैं, कोठारी हैं, देशमुख हैं, जेकब भी हैं। देखिए, भारत का भाग उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा था, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? यूजीसी 1948 ने, एजुकेशन कमीशन 1964 ने, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने, या राष्ट्रीय नॉलेज कमीशन ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। तो ये किसने कहा था? भारत का भाग उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये नामक कथन कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग 1964 से 66 में दिया गया था। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? कौन सा है? अकादमिक स्वायत्ता, एकेडमिक ऑटोनमी, लीगल ऑटोनमी यानी वैधानिक स्वायत्ता, फाइनेंशियल ऑटोनमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी। तो देखें, अकादमिक स्वायत्ता, वित्तीय स्वायत्ता तथा प्रशासनिक स्वायत्ता महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से किसी उच्च अधिगम संख्या हेतु बाहरी जिम्मेदारी के संसूचक हैं? शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान, पुस्तकालय और तकनीकी संसाधनों के उपयोग की पद्धति, पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। तो हमें यहाँ क्रम से देखें कि किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के संसूचक कौन से हैं? तो पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, या उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो है नियोजन पद्धति। किसी विश्वविद्यालय के किस सांविधिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है? सीनेट, सिंडिकेट, विधेयक परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो किसी विश्वविद्यालय के अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति विधेयक परिषद के पास, एकेडमिक काउंसिल के पास होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि हायर एजुकेशन में कार्यरत किसी संस्थान द्वारा डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए उसका न्यूनतम 10 वर्ष तक का अस्तित्व होना जरूरी है। दूसरा, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के पास न्यूनतम 5 स्नातकोत्तर विभाग होना जरूरी है। तो क्रमशः हम देखें, कथन एक जो है वो असत्य है, किंतु दूसरा सही है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने हेतु किसी संस्थान को कम से कम 20 वर्ष तक कार्यरत रहना जरूरी है। इसके अलावा संस्थान के पास न्यूनतम 5 स्नातकोत्तर विभाग, 100 अध्यापक और 2000 विद्यार्थी होना अनिवार्य है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 में होना चाहिए। उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसर विस्तारित करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ये जो सिस्टम का आरंभ करने की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस पर बल दिया गया है? तो ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49, शिक्षा आयोग 1964 से 66, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। तो यहाँ पे देखें, हायर एजुकेशन तक पहुँच के अवसर विस्तारित करने के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली को आरंभ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। भारतीय शोध प्रबंधों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप, ई जर्नल्स, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर या जो है विश्लेषणात्मक तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ई शोध सिंधु छात्रों एवं शोध छात्रों को ई जर्नल्स उपलब्ध कराता है। ई जर्नल्स सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे हमें देखना है कि हायर एजुकेशन में शिक्षण एवं शिक्षेतर कर्मियों के निरंतर मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के प्रकार एवं मूल्यांकन की विशेषताओं को दिया गया है। अब क्रमशः देखें, डेवलपमेंटल यानी मूल्यांकन में टाइप्स ऑफ अप्रेजल में डेवलपमेंटल विकासात्मक है, फिर मैनेजरियल प्रबंधात्मक, लेजिस फेयर हस्तक्षेप या जजमेंटल निर्णयपरक। तो क्रमशः देखिए, मूल्यांकन के प्रकार में विकासात्मक जो है ये नैतिक रीति नीतिगत और व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित, प्रबंधात्मक में कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित, हस्तक्षेप में आत्मविकास के महत्व से संबंधित और निर्णयपरक में सामाजिक नियंत्रण रखने से संबंधित। हायर लर्निंग के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषताएं हैं? वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है। अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है और समूह के सदस्यों को स्वीकार होता है। समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में नहीं डरते हैं। समूह के सदस्य अपने बीच मतभेद और संघर्ष से बचते हैं। तो हमें क्रमशः देखना है, उच्च अधिगम के किसी संस्थान में प्रभावी टीम की निम्न विशेषताएं हैं। वातावरण अनौपचारिक होता है जिससे टीम के सदस्य की भागीदारी होती है। अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है और समूह के सदस्यों को स्वीकार होता है। समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में
डरते नहीं हैं। एब्रिविएशन HEFA स्टैंड फॉर, HEFA निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त है? हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, या हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन, या हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। तो हमें यहाँ देखना है कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भारत सरकार और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। नीचे दो कथन दिए हैं। पहला है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना जाता है। दूसरा, अतिश्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। तो क्रमशः देखिए अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, किंतु तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता क्योंकि यह प्रतियोगिता का भाव है, ना कि विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट छवि जो ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धियां होना जरूरी है? प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUSW OS जनरल में कम से कम 2 शोध हो, और इनके अलावा जो है प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUS ऐसे जनरल में कम से कम 5 शोध हो। दूसरा, प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUSW जनरल में कम से कम 1 शोध हो, और प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUSW में कम से कम 3 शोध का प्रकाशन हो। देखिए यहाँ पे नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा STOPUSW OS जनरल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन जरूरी है। संस्थान 20 वर्षों से अधिक समय में अस्तित्व में हो। संस्थान में कम से कम 5 प्रस्नातक विभाग हो। संस्थान में शिक्षक छात्र अनुपात कम से कम 1:20 में हो। नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला है कि अध्ययन बोर्ड ऑफ स्टडीज विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रणाली की बुनियादी इकाई है। अध्ययन बोर्ड के उत्तरदायित्व में विश्वविद्यालय का अकादमिक कार्यक्रमों की नियोजन, समन्वय और समीक्षा सम्मिलित है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 जो है वो गलत है। अध्ययन बोर्ड विश्वविद्यालय शैक्षणिक प्रणाली की बुनियादी इकाई है। इसके कार्य है विभिन्न पाठ्यक्रमों की सामग्री तैयार करना, समय समय पर पाठ्यक्रमों की समीक्षा एवं नवीनीकरण करना और नए पाठ्यक्रम भी शुरू करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई नीट निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग, नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमें देखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल में शुरू की गई योजना नीट का विस्तृत है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। यूजीसी ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की है? तो ये कहाँ पे किया है? कर्नाटका में किया है। क्वेश्चन है कि मानित विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी असंबंधित विश्वविद्यालय होता है। दूसरा है 1:10 किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आवश्यक रूप से 1:10 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमें क्रम से ये देखना है कि मानित विश्वविद्यालय असंबंधित विश्वविद्यालय होता है। विश्वविद्यालयों के अलावा कोई भी संस्थान जो उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है यूजीसी द्वारा मानित विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाती है। इसके अलावा संस्थान को 20 वर्षों तक कार्यरत होना, शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 एवं इसके अलावा कम से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग अवश्य होने चाहिए। तो आज के लिए इसे यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।